नमस्कार। माहौल क्या है में हमने आपको कश्मीर के अलग अलग इलाकों का माहौल दिखाया, हमने डाउनटाउन का भी दिखाया और जुमे के दिन मस्जिद के बाहर से कश्मीर के मुस्लिमों का क्या कहना है ये भी दिखाया। आज मैं जम्मू में हूँ। जम्मू में मुस्लिम माइनॉरिटी में है, कश्मीर में मेजॉरिटी में है। जम्मू की जामा मस्जिद जो है वहाँ पर मैं हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं, रमज़ान का वक्त है, रोज़े से लोग हैं और मैंने सोचा कि जम्मू में मुसलमानों के बीच माहौल क्या है। धारा 370 ख़त्म होने के बाद पिछले 2.5-3 सालों में यहाँ के लोगों ने क्या बदलाव महसूस किया, क्या इनकी अपेक्षाएं हैं, ये जानने के लिए मैं आज इधर आया हूँ। सबसे पहले इमाम साहब से, जो मस्जिद के इमाम हैं, इनसे बातचीत शुरू करता हूँ। आपका नाम क्या है? मुफ्ती मोहम्मद इनायतुल्लाह कासमी। तो मुफ्ती साहब ये बताइए कि मैंने जो पूछा कि धारा 370 ख़त्म होने का बड़ा शोर है, बड़ी चर्चा है लोगों के दिमाग में, आप लोग इसको कैसे देखते हैं और 3 सालों में आपको क्या बदलाव महसूस हो रहा है? जैसा था वैसे ही हुआ, कोई बदलाव नहीं है। और जैसे इस धारा को हटाने के बाद जैसे भाषण हुए थे, जैसे ऐलानात हुए थे 50,000 की नौकरियां और ये बदलाव वो बदलाव, ऐसा तो ज़ाहिर में कोई चीज़ नज़र नहीं आई। बल्कि अगर ग्राउंड लेवल में देखेंगे तो जैसे लोग थे वैसे ही। अलबत्ता एक चीज़ में मुझे जो महसूस होता है कि यहाँ की आबादी, यहाँ के जो लोग थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे मज़ाहिब वाले, बहुत प्यार मोहब्बत था, बहुत आपसी लगाव था एक दूसरे के मजहबी रिवायात में और मज़हबों में, और एक दूसरे में आना जाना। जैसे हमारी ईद आने वाली है, ईद के मौके पर जो दूसरी कौमों से मुसलमानों को प्यार मोहब्बत मिलता था, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो है, लेकिन ऐसा लगता है थोड़ा बहुत उसमें कमी ज़रूर महसूस हो रही है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी फ़िज़ा बनाई जा रही है और बन रही है, जिसकी वजह से ऐसा हमें कुछ ऐसा महसूस होता है। लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह है नहीं। यहाँ के लोग अभी तक बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ रहते हैं। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, इन लोगों के साथ में पूरा साथ देते हैं और वो लोग मुसलमानों का साथ देते हैं। इस एतबार से तो बहुत अच्छा है। बाकी दुनियावी एतबार से जो तरक्कियाँ और जो ऐलानात हुए थे, बज़ाहिर तो हमें उसमें कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन चूँकि हमें इस मैदान में तो कम है, इस मैदान में हमें कोई ज़्यादा मालूमात भी नहीं है, लेकिन जो दिखता है, चूँकि अपने माहौल के अंदर भी देखते हैं, हमारे यहाँ बहुत जवान हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं, ये बैठे हुए जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं। हमें तो कोई ख़ास बदलाव इसमें नज़र नहीं आया। कुछ लोग ये कहते हैं मुफ्ती साहब कि 370 रहते हुए भी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें तो लगता ही नहीं कि 370 था तो हमें क्या फ़ायदा था, 370 चला गया तो क्या नुकसान है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि क्या नुकसान और फ़ायदा तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जैसे पहले वैसे अब नहीं। वो तो ऐसे देखते होंगे जो दिख रहा है इसमें फ़ायदा नुकसान, लेकिन वाकई जो आर्टिकल के जो फ़ायदे थे वो तो जिसके पास मालूमात नहीं है तो वो तो ये कहेगा। लेकिन वाकई जो 370 का फ़ायदा था, 35A का जो फ़ायदा था, वो आहिस्ता आहिस्ता जो हटने जा रहा है और उससे ज़्यादा नुकसान कश्मीर को कम, जम्मू को ज़्यादा हो रहा है। जैसे बाहर की कंपनियां आ रही हैं। अभी पिछले दिनों में किसी जम्मू के किसी साथी का इंटरव्यू देख रहा था और सुन रहा था कि सारी कंपनियां जम्मू में आ रही है। कश्मीर में शायद 3 या 4 कंपनियां थी, बाकी सब जम्मू में आ रही है। तो इसका नुकसान तो यहाँ की इंडस्ट्री को पड़ेगा, यहाँ की ताजुरों को पड़ेगा, यहाँ के रहने सहने वालों को। लेकिन इसका विकास होगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ऐसा नहीं आप मानते? लेकिन विकास जिनका होगा तो बाहर वालों का होगा। यहाँ की जो इंडस्ट्री है, यहाँ के जो लोकल ताजिर था, यहाँ के लोगों को तिजारत मिलती थी, यहाँ के मजदूर होते थे। कितनी मिली 370 के पहले 72 सालों में? कितनी मिली नौकरियां? अगर नहीं मिली, लेकिन जो तिजारत चल रही थी, कम से कम यही जम्मू के लोग तो खड़े थे। अब जम्मू वालों के पास जो तिजारत थी वो कश्मीर वाले, पंजाब वाला कोई नहीं आएगा, कश्मीर वाले का। लेकिन जो बाहर वाला है वो अपना फ़ायदा देखा। यहाँ पर जम्मू वाले को ये देखना पड़ता था कि अगर कश्मीर में हालात ख़राब हो गए, वो कंप्रोमाइज़ करने की पूरी कोशिश करता, चूँकि इसकी तिजारत जम्मू कश्मीर से चलती थी। बाहर वाले को इससे क्या लेना देना है, कश्मीर में क्या हो रहा है, जम्मू में क्या हो रहा है। इस एतबार से तो सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू को पड़ेगा और जम्मू की मंडी को पड़ेगा और जम्मू के ताजरों को पड़ेगा। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो। जब बाहर के लोग आएंगे तो यकीन इसका नुकसान होगा। महाराष्ट्र की मिसाल, जिन लोगों के पास उनकी हकीकत है, जिनकी तारीख़ जिनने पढ़ी होगी, महाराष्ट्र उनके सामने है।
तो ऐसे ही हाल जम्मू कश्मीर का भी होगा, लेकिन वो वक्त बताएगा। और जिनकी बसीरत बड़ी होती है, जिनकी निगाहें दूर होती है, वो इस चीज़ को देखेंगे। वरना आम बंदा तो यही कहेगा जो सड़कें थी, जो दुकानें थी, जो मकानात थे, वही अभी देख रहे हैं वैसे। अब मैं जरा बिल्कुल आम लोगों से बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? बोलिए। अब्दुल मजीद। हाँ, अब्दुल मजीद। मजीद साहब, मैं बिल्कुल आम लोगों से जानने की कोशिश, और मैं इसीलिए मस्जिद आया, जम्मू की जामा मस्जिद में, कि आम मुस्लिम जम्मू का ये 370 ख़त्म होने के 3 साल होने के कोई बदलाव ज़िंदगी में आया? बहुत बदलाव आया, क्यों नहीं आया। अब ये मजदूरी जो है वो ख़त्म हो गई है। और कश्मीर के जो यहाँ सेक्टर चलता है वो उधर का उधर ही रखा है, इधर का यहाँ ही रखा है। अब बहुत फ़र्क पड़ा है, इधर के बिज़नेस में फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। देखो, बहुत लोग क्योंकि कश्मीरी जो आते हैं ना यहाँ, वो यहाँ की बिज़नेस में मतलब दुकानदारों से सौदा लेता है, कुछ लेता है घर के लिए, खाना पीना, यहाँ वो इधर ही एडजस्ट होता है। फिर वो कम आए यहाँ इस साल, क्योंकि उन्होंने सेक्टर उधर का उधर ही रखा, यहाँ का यहाँ ही रखा है। तब से यहाँ बहुत फ़र्क पड़ा है। कश्मीर वाले कम आ रहे हैं? कश्मीर वाले उधर से आते यहाँ खाते हैं, उधर से आते हैं, सेब बेचते हैं, कुछ करते हैं, बिजनेस करते हैं, अखरोट बेचते हैं, फिर आते हैं इधर खाते हैं। जम्मू वालों को फ़ायदा है। तो इस बार नहीं आया? आप इस बार नहीं, कम आए, बहुत कम आए। क्यों? वजह यह है कि जब सेक्रेट में यहाँ काम ही नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, काम की किस लिए आएंगे? खाना खाने के लिए। उनको कुछ काम होता है, घरेलू काम होता है, कोई मतलब कागजी काम होता है, वो उधर ही उनको रखा है। यहाँ जो है ना वो यहाँ ही रखा है। अच्छा, मैं जहाँ तक जानता हूँ, इस इलाके में पीढ़ियों से मुस्लिम बस्ती है ये, और पार्टीशन के वक्त यहाँ से सियालकोट अगर पैदल जाएं तो 12-15 किलोमीटर में पहुँच जाएंगे। 30 तो किलोमीटर है 30 किलोमीटर है यहाँ से सियालकोट, हाँ जी, पैदल के रास्ते से। हाँ, पैदल या गाड़ी में जैसे भी है। तो उस समय बहुत सारे लोग यहाँ से बंटवारे के समय पाकिस्तान चले भी गए, बहुत सारी फैमिली यहीं रह भी गई। तो मैं ये जानने के लिए कि जम्मू के मुसलमानों में ये 370 को लेके या वैसे भी माहौल क्या है इन दिनों, आप जो सुनते हैं सोचते हैं? देखो जी, 370 हटने की वजह से यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनमें पहले था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और अब जो है शदीद तौर पे हर आदमी को नुकसान हुआ है, ख्वाह वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। किस बात का? बेकारी है, रोजगार कोई बेरोजगारी तो 370 से कोई लेना देना, महंगाई बेरोजगारी तो हिंदुस्तान के हर इलाके में है। यहाँ मज़े थे जी, हर तरह के मज़े थे जम्मू कश्मीर में। ये 370 उठने के बाद जो है वो खुश माहौल हो गया। और आप एक देखिए, 2 बातें हैं। आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जम्मू कश्मीर में थे, ये भाई भाई है। लेकिन एक बड़ा तबका है जो कहता है कि 1990 में कश्मीरी पंडितों को वहां से भागना पड़ा, वैली से, घाटी से, वो भाग के जम्मू आए, उधमपुर गए। तो अगर इतना सामंजस्य था, इतना समाज में भाईचारा था, तो फिर वो घटना क्यों घटी? वो क्यों आए? जान बचाने? नहीं, वो क्यों आए यहाँ? आप ये पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण क्यों आ गए इधर? हाँ, डर के मारे। ना डर के मारे ना, उनको नौकरियां आए, वो यहाँ राशन मिले। हाँ, क्यों आए ये बोलो? क्यों आए? और जब माहौल खराब होता है तो वो जो घर को आग लगे जब, तो भागते हैं लोग, तो वो डर के मारे आ गए। लेकिन एक बात है, जितना कश्मीर का मुसलमान और कश्मीर का हिंदू आपस में एक है, इतना थ्रू आउट वर्ल्ड नहीं मिलेगा किसी को। कहीं नहीं मिले। अब भी जो मार रहे हैं तो मुसलमान उसका अंतिम संस्कार करते हैं। आप कश्मीर के बारे में क्या सोचते हैं? ये जन्नत में नज़ीर है, और अब भी है। हिंदू मुसलमान वहाँ, मतलब ये मुसलमान, लेकिन सुने, हिंदू अगर वहाँ चले जाएं तो मुसलमान उठाएंगे। वो शुरू में मतलब पता नहीं था, अब नहीं बेचती है गवर्नमेंट तो वो अलग बात है, जाएं तो वहाँ मज़े लेंगे, यहाँ मज़ा नहीं है। उनको अपनी प्रॉपर्टी है वहाँ। प्रॉपर्टी है, लेकिन ज्यादातर आपने देखा ना कि वो किस हालात में उनको भागना पड़ा, छोड़ना पड़ा ना, विवश हुए। वो खुद ही ये बातें टॉप सीक्रेट है, मैं नहीं ये कह सकता। मैं ये कहूँगा कि कश्मीर का माहौल जो है वो जम्मू से करोड़ गुना बेस्ट है। वहाँ हिंदू मुसलमान हैं नाम के, लेकिन एक ही प्लेट में खाने वाले। कभी थे,
कभी थे नहीं, अब भी है। इसलिए वहाँ कोई हिंदू मरता है तो वो संस्कार करते हैं, शादी होती है तो वो ठीक से जाते हैं। चलो आप ये बात कह रहे हो, अगर यही बात कश्मीरी पंडित कहें, वहाँ के हिंदू कहें तो उसका ज़्यादा मतलब होगा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ज़ुबैर खान है। जुबैर जी, मैं कुछ लोग आप लोग हैं, आप लोगों से ये पूछने के लिए आया हूँ कि धारा 370 ख़त्म होने के बाद आप नौजवान हो, करते क्या हो? हम ऐसे ही बेरोज़गारी, कोई काम नहीं। पहले क्या करते थे? स्टडी वगैरह करते थे, तो उसके बाद जॉब वगैरह तो मिली नहीं कहीं तो अब इस तरह ही हैं, बैठे हैं बेरोज़गारी। हर एक बच्चा बेरोज़गार है इस टाइम। और 370 ख़त्म होने के बाद आप क्या मानते हो? सर रहा ही नहीं कुछ तो। अरे आप तो ऐसे बता रहे हो कि 370 के पहले सोने की चिड़िया उड़ रही थी जम्मू सोने की कश्मीर में। चिड़िया थी, जम्मू कश्मीर सोने की चिड़िया थी। आज आप खुद देख लो, यहाँ पर जम्मू में नज़र ही नहीं आ रहा कोई। सर बाहर का नज़र आएगा आपको यहाँ पे बस। बाहरी से तो जम्मू और कश्मीर चल रहा है वैष्णो देवी से जम्मू चल रहा है, और कश्मीर डल लेक से चल रहा है, गुलमर्ग से चल रहा है, पहलगाम से चल रहा है। बाहर के लोग ही तो अर्थव्यवस्था बनाए हुए हैं जम्मू कश्मीर की। सर वो कश्मीर जाते हैं, जम्मू नहीं। वो कश्मीर जाते हैं, जम्मू में नहीं। जम्मू में कुछ भी नहीं रहा है। अब किसी से भी पूछ लो, किसी दुकानदार से, किसी बिजनेसमैन, किसी से भी पूछ लो, जम्मू में तो रहा ही नहीं ना, कुछ भी नहीं रहा। खाने को लाले पड़ गए हुए हैं अभी। काम काज तो टोटली ही खत्म हो गया। और इस टाइम यहाँ पर इतनी रौनक होती थी, आज देख लो कोई नज़र नहीं आ रहा है यहाँ। ये 370 का मसाला, ये 370 से हुआ। इसी से सब कुछ हुआ सर। आप क्या मानते हैं? मैं कश्मीर से हूँ, फारूक अहमद डार, कहाँ से है कश्मीर में? कोकरनाग से। सर 300 दफा तोड़ने से बहुत फर्क पड़ेगी। जम्मू से रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया। किस बात से? मेरे को थोड़ा समझाइए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि 370 से रोजगार कैसे खत्म हुआ? बहुत दरबार खत्म हो गया। जो श्रीनगर के लोग इधर आते थे वो बिल्कुल कम हो गए। क्यों? दरबार मूर से। किससे? दरबार मुँह से। दरबार मुँह आता था ना इधर, ये उसी से दफ्तर आता था, इसलिए वो कम हो गया था ना। अप डाउन होने से मतलब ये काम खत्म हुआ। सेक्रेटरिएट में आप कह रहे हैं लोगों का काम पड़ता था। 6 महीना जम्मू राजधानी रहती थी, यहाँ नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री रहते थे तो लोग आते थे। आप ये कह रहे हैं अब हमारे नुमाइंदे नहीं है तो लोग कम आ रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो चुनाव की भी तैयारी हो रही है, कुछ दिन बाद हो जाए। तैयारी हो जाए या ना हो जाए, लेकिन जो सेक्रेट का डिवाइड हुआ कि हाँ जी श्रीनगर का श्रीनगर रहेगा, जम्मू का जम्मू रहेगा, वो तो मंत्री जो भी हैं मतलब वो तो बांटे जाएंगे। तो कारोबार भी बांटा गया है, सब कुछ बांटा गया है। जितना भी कुछ है, कोई भी चीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है यहाँ। मतलब कश्मीरी आते थे यहाँ जगह नहीं मिलती थी बैठने की। यहाँ इसमें इस वक्त माह रमज़ान का महीना है ना, मुबारक महीना है, तो उस माह रमज़ान महीने में इतनी भीड़ रहती थी, यहाँ जगह नहीं मिलती थी चलने की, बैठने की, यहाँ बात करने की। यहाँ ये सीढ़ियाँ ये सब भरी हुई होती थी। अच्छा एक बात बताइए, दहशतगर्दी पिछले कुछ दिनों में कम हुई है कि नहीं? दहशतगर्दी का कोई पता नहीं हमें, को वो मतलब दूसरी दुनिया में रहते हैं, पता नहीं है कि दहशतगर्द बात दूसरी दुनिया नहीं, इसी दुनिया में रहते हैं। तो? दहशतगर्द हमारे पीछे भी, उसके पीछे भी, इसके पीछे भी, सबके पीछे जो नजर आया दहशतगर्द हो गया। ये पता नहीं है कि भाई दहशतगर्दी इस वक्त भी मतलब चल रही है। ये नहीं है कि इस वक्त कश्मीर में कितने एनकाउंटर होते हैं। हाँ, ये नहीं मैं कहूँगा निजी कि दहशतगर्दी ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ जो कहते हैं आप पंडितों को क्यों भगाया, वहाँ पूछे मुसलमान कितने मारे गए। मेरे गांव में तकरीबन 6 आदमी मारे मिलिटेंटों ने। उनका क्या क्या, वो घर वाले भी भाग गए वहाँ से। वो सब इधर माइग्रेंट हैं, जितने भी हैं माइग्रेंट है यहाँ बैठे हुए। एक जम्मू में तो मुस्लिम्स की बस्ती है। हाँ। जिसमें जो कश्मीर से आए हुए लोग हैं, काफी संख्या से कश्मीर से मुसलमान भी आए हैं जो दूसरे उस इलाके में। उस इलाके का क्या नाम है इधर? ये बेलीचराना में। ऐसा बन गया, बहुत सारे लोग, मैं तो गांव में भी गया था, कश्मीरी पंडितों के यहाँ भी गया। इसी जम्मू में दूसरे इलाके में जगती में कश्मीरी पंडित 4000 फैमिली रहती है। कभी आप खुद जाइए, उनसे बात कीजिए, वो तो बताते हैं कि माहौल ऐसा बना कि हम डर गए, हमको लगा। वहाँ हिंदू मुसलमान सब जितने भी थे वो सब डर गए थे, सब भागते थे वहाँ से।
हम खुद भागे हैं वहाँ से, खुद भागे हैं। ये नहीं कहेंगे, मतलब वहाँ से आकर फिर हालात इतने खराब थे ना? हाँ, हालात खराब थे। आप बताएं। सर से पूछ लीजिए। हाँ? अरे आप अपनी राय लीजिए, हम तो पूछ ही रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फारूक। फारूक साहब बताइए। मैं लोगों से यही पूछ रहा हूँ कि माहौल क्या है। आप वीडियो बना रहे हैं, ये किस लिए बना रहे हैं? जी हम थोड़ी हमारे पास रहता है इंशाल्लाह, थोड़ा सर इसका रिकॉर्ड रहता है वीडियो का, इसलिए वीडियो बनाते हैं। अरे हमारा रिकॉर्ड तो ऑलरेडी है, चैनल पर है, यूट्यूब पर है। आप किसके बारे में आप जो पूछ रहे हो 370 के बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताता हूँ 370 के टूटने के बाद हमें क्या नुकसान हुआ है। देखो, हमारे तालाब खड़ीका में एक बहुत अच्छा माहौल होता था। 6 महीने सेक्रेट जो यहाँ पर रहता है जम्मू में, और 6 महीने रहता है कश्मीर में। 370 टूटने के बाद सबसे बड़ा नुकसान हमें यही हुआ कि पूरे जम्मू के अंदर आप देखो बेरोजगारी बढ़ गई है। आप कनक मंडी में चले जाएं, रघुनाथ मंदिर में चले जाएं, या तालाब खड़ीका में, गुज्जर नगर में, कहीं भी आप चले जाएं, हर जगह आपको यही बोलेगा। मुंह से तो वो बोलेंगे नहीं जी बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन अंदर से उनको पता है कि हम टोटली खत्म हो चुके हैं। एक बात मैं आपको रोक के पूछ रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चूंकि कटरा तक रेलवे लाइन बढ़ गई और जो अलग अलग इलाकों से ट्रेनें आती हैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से, बड़े बड़े शहरों से, तो पहले क्या होता था, जम्मू तक ट्रेन आती थी और जम्मू के बाद यहाँ के कटरा तक, वैष्णो देवी यहाँ और पटनी टॉप, इधर ही जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। अगर जम्मू इलाके में जिसको श्रीनगर जाना है वो तो फ्लाइट से जाता है, जहाज़ से जाता है, या जम्मू आकर के बाई रोड जाता था। 2 ही तरीके हैं। बहुत सारे लोग, मैं ऐसा मानता हूं, मैं जितने दिन यहाँ लोगों से बात किया, कि वो कटरा तक जो रेलवे लाइन चली गई और सीधे जो देश के अलग अलग इलाकों से लोग दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी आते हैं, उससे जम्मू कट सा गया है। और एक बहुत बड़ा टूरिस्ट का जो फ्लो था वो कटरा आता है, कटरा से सीधे दर्शन किया और वहीं से वापस चला जाता है। ये भी एक जम्मू के बिजनेस को बहुत प्रभावित करने वाला काम हुआ। इससे भी आप इत्तेफाक रखते हैं? जी, बहुत बड़ा इससे नुकसान हुआ है। जैसे मैं पहले भी आपसे मैंने गुजारिश की कि जो भी यात्रु बाहर से आता था तो वो रेलवे स्टेशन उतरता था, उसके बाद या तो रेलवे स्टेशन से सामान खरीदता था, या रघुनाथ मंदिर से सामान खरीदता था, या बस स्टैंड से सामान खरीदता था, तो उनसे उनको फ़ायदा हो जाता था। तो जो कश्मीर से हमारे यहाँ पर आते थे सेक्रेटरीट वाले कश्मीरी, वो भी यहाँ से तिजारत करते थे, उनको भी फ़ायदा होता था। जम्मू वाले भी आराम से चलते थे। जब से ये ट्रेन बनी है तब से सारा का सारा काम जो है वो कटरे में चले गया। तो रघुनाथ मंदिर वालों को इससे बहुत नुकसान हुआ है, बस स्टैंड वालों को बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन 370 टूटने के बाद, और आपने बीच में बात की थी जो पंडितों को वहाँ से निकाला गया, देखो जब आप माहौल वैसा बनाओगे तो किसी को निकाला नहीं गया, हर एक को वहाँ पर रखा गया वैसे कि भाई अभी यहाँ पर हालात ऐसे बन रहे हैं, हालात ऐसे बन रहे हैं। अभी हम यहाँ पर 50 आदमी हैं, अभी यहाँ पर हमें कोई खबर देगा कि यहाँ पर ऐसे हालात होने वाले हैं, ऐसे हालात होने वाले हैं, तो हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा, ना कि यहाँ मरने के लिए खड़ा होगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कश्मीरी पंडितों के साथ ही रहता हूँ, मेरा खेलना उठना उनके साथ ही होता है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी टूर्नामेंट में खेल रहा था पंडितों के साथ, तो जितनों के साथ मेरी बात होती है वो उन पंडितों ने यही बोला, भाई हमारे साथ गलत नहीं हुआ, हालात बनते हैं, हालात में हमने भी बर्दाश्त किया, आपने भी बर्दाश्त किया। अगर कश्मीरी पंडित भी 50 मरे होंगे तो मुसलमान भी वहाँ 100 मरे होंगे। तो ये चलता है। देखो कहीं पर भी अगर कोई गोली गिरती है, बम गिरता है, तो बम या गोली मज़हब पूछ के या उस लिए नहीं लगती कि भाई ये हिंदू है तो मैं इसको लगूंगी, ये मुसलमान है तो मैं इसको लगूंगी। बम का काम होता है फटना, और जिसको जाके लगे वो उसका मुकद्दर होता है। तो इसी तरह ये हम हालात की बात करेंगे कि 370 टूटने के बाद जो है वो बेरोजगार जो है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। और कुछ मानते हैं कुछ अच्छा भी हुआ, इसके टूटने से कुछ अच्छा हो सकता है? हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ। 370 टूटने के बाद कुछ अच्छा नहीं हुआ हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, किसी लिहाज से भी अच्छा नहीं हुआ, बिजनेस के लिहाज से भी अच्छा नहीं हुआ। और सख्तियाँ देखो अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हम खुद बिजली बनाते हैं। अब देखो डिपार्टमेंट यहाँ पर भी बिजली प्राइवेट कर रहा है। जम्मू कश्मीर में बिजली प्राइवेट करने की क्या ज़रूरत है? अगर बिजली हमारी अपनी बनती है, हम पहले बाहर बेचते हैं, फिर बाहर से हम खरीद के। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर सब कुछ मान लो 72 सालों में बहुत जगह कश्मीर में, हालांकि गरीबी तो मैं नहीं मानता कि कश्मीर में है, मैं भारत के बहुत सारे राज्यों में गया हूँ, सिर्फ अकेला कश्मीर ही एक ऐसी जगह है, जम्मू कश्मीर में कह सकता हूँ, जहाँ न मैंने किसी को झोपड़ी में रहते देखा, न किसी को कच्चे मकान में रहते देखा, न मैंने कोई किसी को ऐसा जिसको गरीबी कहते हैं वो मैंने कहीं नहीं देखी। मैं बहुत उससे कहता हूँ। आपका नाम क्या? मेरा नाम सईद शब्बीर है। आप मेरी बात पर हंसने लगे? नहीं हंसने में सही कह रहे हैं आप। ये कश्मीर में लोग जो है आपने कहीं झोंपड़ी नहीं देखी। बेसिकली कश्मीर के लोग बड़े मेहनत कश हैं, मेहनत करते हैं।
अरे ऊपर वाले का वरदान भी तो है। वो तो सही है, ऊपर वाले का वरदान भी है। हम मुसलमानों का यकीन ही ऊपर वाले पर है कि जब ऊपर वाला पैदा करता है तो उसने सारा इंतजाम उसका किया होता है कि इतना अच्छा सेब, इतनी अच्छी वहाँ की सब्जियाँ, इतना अच्छा वहाँ का माहौल की दुनिया वहाँ टूरिस्ट बन करके आ रही है। इसीलिए दफ़ा भी टूटी ना, इसीलिए इतना अच्छा माहौल, इतनी अच्छी जो है हमारी कश्मीर, इसलिए दफ़ा भी माहौल का मतलब मेरा प्राकृतिक उससे था, जो इंसानों का बनाया हुआ माहौल है वो तो आप देख ही रहे हैं कैसा है। सर ऐसा है कि पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है, आप पूछना क्या चाहते हैं, आपका मकसद क्या पूछने का, मुझे समझ नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। मैं लोगों से, बिल्कुल आम से लोगों से, और हर जगह जाके ये पूछता हूँ कि धारा 370 खत्म हुए 3.25 साल हो गए, आप बतौर जम्मू कश्मीर के नागरिक के तौर पर क्या बदलाव देखते हैं पहले और अब में? देखिए जी, दफ़ा 370 टूटने के बाद हम ये देख रहे हैं कि 90% जो JNK की जो आबादी है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे रहते हैं, सारे बेचैन हैं। दफ़ा टूटने में सारे बेचैन हैं। सारे नहीं है, मैं बहुत से बात किया इसलिए कह रहा हूँ। मैं 5% कह रहा हूँ ना, 5-10% होंगे जो हमारी नज़रों में जो हम देखते हैं कि जो इसमें खुश होंगे, लेकिन इन द होल जो है मुसलमान तो आप ला लें 90%, बाकी सिख हैं और हिंदू लोग हैं। आप देखें यहाँ हमारा सोशल वर्कर डिम्पल जी हैं, और रोज़ धरना देते हैं कि भाई ये जो है हमें स्टेट ऑर्डर वापस की जाए, रोज़ उसका प्रोटेस्ट होते हैं। उससे हम क्या देखते हैं, सारे उसके साथ हिंदू लेके वो जाके प्रोटेस्ट करता है, इवन ड्यूकाम ऑफिस, DC ऑफिस, यहाँ पुलिस के ऑफिस में, चौकों में। तो उससे जो है ये महसूस हमें होता है कि वाकया ये है कि उनकी मर्जी भी है, वो भी चाहते हैं कि यहाँ जो है पुराने। एक आप चूंकि ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं आपसे और आगे सवाल पूछता हूँ। जम्मू के बहुत अलग इलाकों में गया, मैं बहुत सारे लोगों से बात किया, तो वो ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर एक राज्य है जी, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री हमेशा कश्मीर का रहा ज़्यादातर। डोडा को छोड़ दीजिए, गुलाम नबी साहब को, आज़ाद को, वो इधर के आते हैं, नहीं तो रामबन के उधर के 10 जिलों से ही हमेशा वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, हुक्मरान हमेशा रहे। तो उनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट भले था, लेकिन कश्मीर की अहमियत और कश्मीर को जो फ़ायदा था वो जम्मू को बनस्पत उतना नहीं मिलता था, ऐसा उनका कहना था। आप मानते हैं बात? किन का कहना? बहुत सारे लोग मैं बात करता हूँ। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ। पहले आप ये देखें कि जो मेजॉरिटी जो ज़्यादातर है वो जो है हमारी मेजॉरिटी ज़्यादातर कश्मीर की है, मतलब पॉपुलेशन जो है माउंटेन कश्मीर की है। ये जम्मू में अब जो बाहर पंजाब के, लुधियाना के बस गए यहाँ पर, तो अब नज़र आपको आबादी आ रही है, तो वो बोल रहे हैं नहीं जी नहीं, ये सारा वहाँ का आबादी वहाँ की थी। जो हमारे जो जम्मू कश्मीर की आबादी जो थी, 90% जो कश्मीर के लोग जो थे मतलब माउंटेन थे, 5-7% जो ये पंडित लोग थे, और यहाँ के 10% लोग यहाँ के हिंदू हैं, बाकी सारे बाहर के हैं। तो आना ही है वहाँ का CM, ये तो आपको पता नहीं है। नहीं, मुझे पता है। आपको नहीं पता? अरे मुझे पता है कि वहाँ सुनो सीटें भी तो ज्यादा हैं। मेरी अर्ज सुने। ये हम छोटे थे तो हम ही सुनते थे, ये जो आप बिल्डिंग सामने नजर आ रही है, नजर आ रही है, इसमें परमिट बनते थे। परमिट में जिस तरह वीज़ा बनता है ना, यहाँ का मजदूर जब बाहर मजदूरी करने जाता है तो यहाँ वीज़ा बन के जाता था, लखनपुर क्रॉस होता था, और वहाँ के लोग जब यात्रा आते थे तो लखनपुर में उनका वीज़ा बनता था, यहाँ कटरा, वैष्णो देवी वगैरह, मतलब जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू। यस, वो वहाँ से वीज़ा बनता था इनका, जिसे परमिट कहते थे। जैसे आप कहते हैं जैसे गाड़ी के परमिट होते हैं, वैसे परमिट बनते थे मजदूरों के, जो मजदूरी बाहर पंजाब करने जाते थे। हम छोटे होते थे। तो यही रीज़न है कि यहाँ आबादी बहुत कम थी। ये जम्मू था, ये जो आप जैसे ये गुजनगर देखते हो, इसके बाद जंगल था, ये जेवल के बाद जंगल था, तो आबादी कुछ नहीं थी। तो आने कहाँ से लोग थे? आने CM वहाँ से था। अब आबादी बढ़ गई, आप देख रहे हैं टुकड़ा नगर, ये सब ये इलाका फैल गया। आप अगर अब आज कहोगे भाई यहाँ CM की फाइट है, तो CM आ सकता है यहाँ से, क्योंकि आबादी बढ़ी है, लोग बढ़ गए हैं, और इन्होंने अब जम्मू का CM बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? अब आबादी है, आप देखें ना, पॉपुलेशन बढ़ी। हम पहले तो हम कह रहे हैं कि जब 90% आबादी वहाँ की थी, यहाँ तो ये मेरे आधा किलोमीटर राउंड जम्मू टोटल इतना था, तो क्या बनता CM? आप मुझे बताएं। जी बताइए आप। मैं सिर्फ ये जानने के लिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिलाल बेग है, मैं मुस्लिम यूथ का प्रेसिडेंट हूँ JNK, जम्मू कश्मीर से। कश्मीर के रहने वाले? जम्मू कश्मीर में हमारा जो यूथ है ना, जम्मू कश्मीर का। मैं सिर्फ ये जानने के लिए कि आपको 370 के बाद, पहले और बाद में कोई परिवर्तन, अंतर, कोई उम्मीद, बेहतरी, जैसा था वैसा है या कुछ और दिक्कत? देखिए, दफ़ा 370 की बात आपने की,
370 जो है वो पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है, ठीक है ना। तो ये जो दफ़ा 370 की बात की इन्होंने कि पहले इन्होंने ले लिया दफ़ा 370 कोई ये नहीं है कि प्रैक्टिकली हम दफ़ा 370 में वो पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में दफ़ा 370 का क्या बोलते ये किया गया जाता था, आज भी वही काम किया जा रहा है, ठीक है ना। 370 जो है ये तो लेना या नहीं लेना वो एक ही बात है। कश्मीरी पंडित जो है, कश्मीरी पंडित हमारे सिर के ताज है, ठीक है ना। और अभी भी हम इनको बता रहे हैं कि कश्मीरी पंडित वहाँ पर चले जाए, और अभी भी कश्मीरी पंडित वहाँ पर है, ये नहीं कि नहीं है। देखिए कुछ लोग स्टेट को ख़राब करना चाहते हैं, JNK को, जम्मू कश्मीर को, वो इनकी अपनी राजनीति की अपनी ये चलाते हैं कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो हर वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी गलत किया है, ये नहीं कि नहीं, हर वक्त काम किया। अब जैसे कि PSA उन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट बनाया, और PSA उनको पे जिनको लगाया गया उनके ऊपर भी लगाया गया। PSA बनाया उन्होंने बनाया, मगर लगा भी उनको भी, ठीक है, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, लगाया भी उनको, होना चाहिए भी, इनको पता लगना चाहिए कि हो क्या रहा है स्टेट में। दूसरी कश्मीरी पंडितों का जब तक सवाल पैदा, देखिए मैंने पहले भी बताया कि कश्मीरी पंडित जो है हमारे सिर के ताज है, और कश्मीरी पंडित अभी भी अगर घाटी में कोई भी किसी वक्त भी अगर कश्मीरी पंडित का मकान जो है वो मकान जलाया नहीं गया है, ये साजिश के दौरान में इनको जलाया गया, ठीक है ना। मैंने घाटी में खुद गया, मैं घाटी में जना कदल, हबा कदल, नवाब बाज़ार और हमारा भी वहाँ पर ही है, हम वहाँ पर गए, हमने इनको पूछा कि ये भाई किसने आग लगाई, ये क्या हुआ। उन्होंने बताया कि कुछ लोग आए, गन पाउडर फेंक दिया और वो जलाया गया, आग लग। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकता कोई, मतलब कि ये आग लगाई गई है, ठीक है ना। ये आग लगाई इसलिए गई कि उसमें मुफादात थे कुछ, मुफादात इसलिए थे, पॉलिटिकल मुफादात थे, पॉलिटिकल प्रोसेस में मुफादात थे। और वहाँ पर हिंदुओं को और मुसलमानों को बोला गया कि निकलो यहाँ से, कुछ बंदों ने, बाकी बंदों ने नहीं, सभी कश्मीरियों ने नहीं। देखिए कश्मीर के लोग अभी भी मंदिर वहाँ पर है, आप देख सकते हैं वहाँ पर मंदिर, और वहाँ के जो मंदिर जो है वहाँ पर अभी भी मुसलमान उनको क्या बोलते हैं वहाँ पर चौकीदारी करते हैं। हालांकि वहाँ पर क्या बोलते हैं वो जो उनके घर जितने भी है वो कुछ लोग बोलते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है उन्होंने क्या बोलते हैं मकान जो है क्या बोलते हैं कब्जा कर दिए। कब्जा कैसे कर दिए? उन्होंने तो खुद क्या बोलते हैं बेचे मकान, मजबूरन बेचे। अब जा नहीं सकते थे, यहाँ आने पे उनके खर्चे के लिए कोई इंतजाम नहीं था, तो खेत और मकान उनको मजबूरन बेचने पड़े। देखिए खैर एक मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अब मेरा टाइम भी हो चुका है। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि 370 खत्म होने के बाद अगर कुछ और वक्त दिया जाए उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि दरअसल फ़ायदा हुआ कि नुकसान, या आपको लगता है कि क्योंकि जो 370 हटाने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि शुरू में थोड़ा आंदोलन की वजह से जम्मू कश्मीर ठपी था कश्मीर, और फिर इसके बाद कोरोना आ गया, अब अगर मौका मिले तब उसके बाद पता चल सके कि असलियत क्या है, फायदा है कि नुकसान। देखिए कश्मीरी जब 370 में बोला गया, क्या बोलते महबूबा मुफ्ती ने बोला कि अगर 370 ले जाएगी तो आग लग जाएगी, ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ। हुआ क्या? नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 370 को लेना चाहिए था, इनको लेना चाहिए, क्योंकि इनको भी पता लगे कि इन्होंने क्या किया। इनकी गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा के गिरफ्तारियां की है लोगों को। हमें खुद PSA लगे हैं, मैं 8 PSA लगा हूँ, मैंने यहाँ पर एहतजाज की, 8 PSA मुझे लगे। इनकी गवर्नमेंट में PSA लगे, पब्लिक सेफ्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में, PDP की गवर्नमेंट में महबूबा मुफ्ती ने मुझे PSA लगाया और फारूक अब्दुल्ला ने मुझे PSA लगाया। उस वक्त होम मिनिस्टर क्या बोलते हैं नासिर सोगामी था, जिस वक्त मुझे PSA लगा, पब्लिसिटी लगा, और यहाँ से गिरफ्तार किया मुझे। जब यहाँ से हम जुलूस लेके निकले और मैंने मांग की, क्या बोलते हैं गिरफ्तार करके ले गए। मगर कहने का मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि इनको पता लगना चाहिए। अब फारूक अब्दुल्ला को भी लगा ना, अब तो हम खुश हो गए हैं। हमें ठीक है, BJP जो भी इन्होंने एक काम इन्होंने अच्छा किया, बस अब तक खुल के बोलते हैं, बस अब तक अच्छा काम किया। इन्होंने जो PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया, इनको ठोक दिया जेलों में। फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती के जेल में जाने से आप खुश हो गए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ। आप भी खुश हैं? हाँ, हम भी खुश हैं, क्योंकि उनके जेल जाने से जब हमारे बच्चे PSA के तहत जेलों में जाते थे
तो हुकूमत थी फारूक साहब की, हुकूमत थी महबूबा मुफ्ती की, सेंटर में बैठा था मुफ्ती मोहम्मद सईद। तो मेरे बच्चे को ठोको गोली भी पीएस से भी, क्योंकि वो बाहर निकल रहा गरीब का लड़का। आज फारूक साहब को पता चल रहा व्हाट इज पीएस से होता क्या है। आज हमें बुलाया जा रहा, हम भाई मुझे ले रहे हैं, मेरे पीछे हो। अब वो जमाना गया, पीछे आने वाला कोई नहीं, क्योंकि हम जो चाहते थे वही हुआ। पीएस व्हाट इज 370 मुझे पूछो, एमएससी किया है मैंने 1984 में। इसी 370 की वजह से मेरी स्टेट सर्टिफिकेट नहीं बनी। खुल के कह रहा हूँ मस्जिद के सामने, मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं 370 टूटने से खुश हूँ। देखिए 370 खुश हूँ क्योंकि जब मुझे 1984 में मैंने डिग्री करके नौकरी नहीं मिली, क्योंकि मुझे स्टेट सर्टिफिकेट नहीं मिली। ये इनके लिए 370 ये था गरीबों के लिए कि इनको मत लगने दो नौकरियों में। ये अच्छा हुआ। हाँ, इसके बाद जब हमारे इलेक्शन हुए, जब गिलानी साहब उठे इलेक्शन के लिए, सीएम की लड़ाई लड़ रहे थे, मोहम्मद यूसुफ शाह को सलाहुद्दीन अय्यूबी बना के पाकिस्तान भेज दिया गया। किसने? कांग्रेस और नेशनल ने। इसमें सही तो हकीकत इसका मैं हकीकत कह रहा हूँ, हम तहरीक जानते हैं। हमारे लोग आज भी मर रहे हैं। वो आज बोलते हैं मोदी साहब 370 से क्या आया, बताओ क्या आया। जो पहले हमने खोया था उससे डबल आज खो रहे हैं। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। अब उनको रोजगार कब मिलेगा? जब कब्र में जाएंगे, क्योंकि एक तरफ से उनको गोली पीछे है, दूसरी तरफ से भूख पीछे दौड़ रही है। बताओ कहाँ जाएंगे। चलिए, आप सारे लोगों ने खुल के बात की। ये बात हम खुल के बात कर रहे हैं। देखिए, आप जर्नलिस्ट हो, आप सहाफ़ी हो, आपका काम है लोगों को दिखाना। आप हमारा दर्द आपका चैनल में हमेशा बिहार, गुजरात, जहाँ जहाँ आप जाते हैं ना। अरे आपका बहुत शुक्रिया। बहरहाल आप लोगों ने बात की, इसका मैं ऐसे ही चलते फिरते आते रहता हूँ। मेरे कहीं कोई मस्जिद में जो 10-20 लोग थे, इन सारे लोगों से मैंने खुल करके बात की। जी, आप गली गली घूमते तभी तो यहाँ आ गए, और आप लोगों ने खुल के बात की। इसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। कुछ ही चुनिंदा लोग थे, लेकिन माहौल क्या है का ये एपिसोड आपको कश्मीर के सारे एपिसोड से कुछ अलग जानकारी, कुछ अलग चीज़ें, लोगों के दिल की बातें आपने सुनी। बहरहाल मेरा कश्मीर का माहौल क्या है का ये पूरी जो श्रृंखला है वो आज यहीं खत्म होती है। अगले एपिसोड में, यानी अगली बार, देश के किसी दूसरे हिस्से, किसी दूसरी समस्या, किसी दूसरे मुद्दे पर मैं फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, जामा मस्जिद, जम्मू।